हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। जैसा कि आपको मालूम है हमारी ये ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। इन ऑनलाइन क्लासेस के अंदर हम आज एक नया टॉपिक लेके आए हैं। जैसा कि ये जो टॉपिक है पहले से चला हुआ आ रहा है। हमने छत्रपति शिवाजी के बारे में पढ़ा। शिवाजी के बाद में शिवाजी के बाद में एक प्रक्रिया निकल कर आई जिसको कहा जाता था पेशवाओं का बहुमूल्य साम्राज्य स्थापित हो गया, यानी पेशवाओं का प्रभाव स्थापित हो गया। जैसा कि जब शिवाजी के उत्तराधिकारी कमजोर हो गए, उसके पश्चात पेशवाओं के हाथ में कौन सी सत्ता चली गई। इसी टॉपिक को लेकर हम आज आपके सामने आए हैं। टॉपिक है आपका पेशवा। ठीक है, और जो टॉपिक चल रहा है वो छत्रपति शिवाजी का चल रहा है। पेशवा 1713 से लेकर 1740। ईस्वी। ये जो टॉपिक है बेटा, आपको मैं इतना बता दूं, ये आपके चैप्टर 4 का लास्ट टॉपिक है। इस टॉपिक में हम पेशवाओं के बारे में पढ़ेंगे। शिवाजी के कमजोर उत्तराधिकारियों के समय मराठा साम्राज्य की गांव पेशवा यानी प्रधानमंत्री के हाथ में आई। पेशवा किसको कहा जाता था? प्रधानमंत्री को कहा जाता था। पेशवा किसको कहा जाता था? प्रधानमंत्री को कहा जाता था। इसके हाथ में पूरी बागडोर आ गई। पेशवाओं का शासन का प्रारंभ अगर माना जाए तो बालाजी विश्वनाथ के समय हुआ था। पेशवाओं का प्रारंभ किसके समय में हुआ था? बालाजी विश्वनाथ के समय में पेशवाओं का प्रारंभ होता है। और इनका जो समय था 1713 से लेकर 1720 का था। तक का इनका समय था। बालाजी विश्वनाथ 1713 से लेकर 1720। ठीक है, इस पद पर मराठा शासक साहू ने 1713 में मराठा जो शासक है, साहू ने 1713 में इस पद पर बालाजी विश्वनाथ को क्या किया था? नियुक्त किया था। दोबारा से सुन लीजिए। पेशवा प्रधानमंत्री को कहा जाता है। सबसे पहले पेशवा जो रहे बालाजी विश्वनाथ रहे, जिन्होंने 1713 से 1720 तक इनका शासन रहा है। मराठा शासक साहू ने 1713 में बालाजी विश्वनाथ को पेशवा के पद पर नियुक्त किया। इनके समय में सैयद बंधु, इनके शासनकाल के समय में मुगल साम्राज्य के अंदर सैयद बंधु नाम सुना होगा। सैयद बंधु, जिन्हें किंग मेकर भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? किंग मेकर कहा जाता था। दो भाई थे, अब्दुल्ला खां, हुसैन अली खां। इनके नाम जो मिलते हैं वो नाम मिलते हैं अब्दुल्ला खां, हुसैन अली खां। ध्यान रखिएगा। सैयद बंधु, इनके समय में सैयद बंधु जो पेशवा थे, इनके समय में सैयद बंधु, अब्दुल्ला खां, हुसैन अली खां दिल्ली के शासक निर्माता थे। इनको दिल्ली के अंदर उस समय के अंतर्गत किंग मेकर के नाम से जाना जाता था। ये अपने हिसाब से शासक को बनाते थे और अपने हिसाब से शासन को चलाते थे। सैयद बंधुओं ने बहादुर शाह प्रथम को हटा दिया था। सैयद जो बंधु थे, इनके द्वारा मुगल साम्राज्य बहादुर शाह प्रथम को उनके पद से हटा दिया गया। किनके द्वारा हटा दिया गया? सैयद बंधुओं के द्वारा मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम को पद से हटा दिया गया, यानी कि सिंहासन से हटाकर फर्रुखसियत को सिंहासन पर बैठा दिया गया। और किसको बैठाना है इन्होंने?
फर्रुखसियर को सिंहासन पर इनके द्वारा बैठा दिया गया। ध्यान रखिए, पेशवा प्रधानमंत्री को कहा जाता था। बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720 तक शासन किया। मराठा शासक साहू ने 1713 में बालाजी विश्वनाथ को पेशवा के पद पर नियुक्त किया। सैयद बंधु, उनके समय में सैयद बंधु शासन कर रहे थे। सैयद बंधुओं के शासन के अंदर अगर देखा जाए तो इन्होंने सैयद बंधुओं के शासन में बहादुर शाह प्रथम को उन्होंने अपने पद से सिंहासन से हटा दिया था और इसकी जगह पर फर्रुखसियर को सिंहासन पर बैठा दिया। ठीक है बेटा, यहाँ तक हम चल रहे थे। तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वह सिकरी दोनों भाइयों के खिलाफ षड्यंत्र करने लगे। दक्कन में मौजूद मीर बख्शी हुसैन अली को जब षड्यंत्र की जानकारी प्राप्त हुई तो उन्होंने फर्रुखसियर पर प्रहार करने के लिए मराठा शासक साहू को 1719 में एक संधि किया। अब देखिए, मीर बख्शी के द्वारा 1719 के अंदर मराठा के साथ में 1719 के अंदर एक संधि की गई। क्या की गई? एक संधि की गई। इस संधि के अनुसार मुगल साम्राज्य द्वारा साहू को वे प्रदेश लौटा दिए जाएंगे जो शिवाजी के स्वराज्य के नाम से प्रसिद्ध है। पहली शर्त ये रखी गई थी इसकी, मुगल साम्राज्य के द्वारा वे सारे प्रदेश मराठों को लौटा दिए जाएंगे। लिख देता हूं, आपको समझ में आता है। मुगलों के द्वारा मराठाओं को वे सब प्रदेश लौटा दिए जाएंगे जो शिवाजी के समय स्वराज के नाम से जाने जाते हैं। जो स्वराज के नाम से प्रसिद्ध थे। दूसरा जो पॉइंट है, खानदेश, बलार, गोंडवाना, हैदराबाद खानदेश, बलार, हैदराबाद और गोंडवाना खानदेश, बरार, हैदराबाद, गोंडवाना और कर्नाटक में मराठों द्वारा हाल में जीते गए प्रदेशों पर उनका अधिकार स्वीकार कर लिया जाएगा।
अधिकार स्वीकार कर लिया जाएगा। तीसरा, पहला है मुगलों के द्वारा मराठों को वे सब प्रदेश लौटा दिए जाएंगे जो शिवाजी के समय स्वराज्य के नाम से प्रसिद्ध थे। किसके नाम से? स्वराज्य के नाम से प्रसिद्ध थे। दूसरा, खानदेश, बराड़, हैदराबाद, गोंडवाना और कर्नाटक में मराठों द्वारा हाल में जीते गए प्रदेशों पर अधिकार स्वीकार कर लिया जाए। तीसरा पॉइंट है मराठों को दक्कन के 6 प्रांतों में चौथ और सरदेशमुखी वसूल करने की वसूल करने की अनुमति दे दी जाएगी। चौथ और सरदेशमुखी का वसूल करने की अनुमति दे दी जाएगी। चौथ के बदले में 15,000 मराठा सैनिक मुगल सम्राट की सेवा में रहेंगे। चौथ के बदले में 15,000 मराठा सैनिक मुगल सेवा में रहेंगे। ठीक है, पहले मैंने बता दिया था क्या था। पहले के अंदर साहू के द्वारा साहू को वे सब प्रदेश लौटा दिए गए थे जिन प्रदेशों पर वो शिवाजी के स्वराज्य के नाम से प्रसिद्ध थे। दूसरे पॉइंट के अंदर मैंने बता दिया था बराड़, हैदराबाद, कर्नाटक, गोंडवाना, ये जो प्रदेश है जहां पर मराठों ने अधिकार किया था, उन क्षेत्रों को जीता गया था, उनको उनका अधिकार स्वीकार कर लिया गया। तीसरा, मराठों को दक्कन के वे 6 प्रांत जहां से चौथ और सरदेशमुखी कर वसूल करने का अनुमति दे दी गई और चौथ के बदले में 15,000 मराठा सैनिक कहां पर रहेंगे? मुगल साम्राज्य के अंदर मुगल सम्राट की सेवा में रहेंगे। यानी मुगल सेवा के लिए या मुगल सम्राट की सेवा के लिए। ठीक है बेटा, मुगल सम्राट की सेवा में रहेंगे। चौथा है दिल्ली में नजरबंद साहू की माता ध्यान रखिए, दिल्ली में नजरबंद साहू की माता येसुबाई व पत्नी सहित मराठा येसुबाई तथा पत्नी सहित मराठा राज परिवार के सदस्यों को मुक्त कर वापस भेज दिया जाएगा। पत्नी सहित मराठा राज परिवार के
सदस्यों को मुक्त कर वापस भेज दिया जाएगा। ठीक है जी। चौथा पॉइंट है, दिल्ली में नजरबंद साहू की माता यशोबाई वह पत्नी सहित मराठा राज परिवार के सदस्यों को मुक्त कर वापस भेज दिया जाएगा। हुसैन अली ने दिल्ली की तरफ प्रस्थान करने पर संधि के अनुसार बालाजी विश्वनाथ व खांडेराव धमादे के नेतृत्व में 15,000 मराठा सैनिकों ने उनका साथ दिया। सैयद बंधुओं ने फर्रुखिया को अभ्यस्त कर रफी उद दर्जा नाम ध्यान रखिएगा, रफी उल दर्जा को मुगल बादशाह बना दिया। उपरोक्त संधि की स्वीकृति प्रदान कर दी। दक्कन में शोध में स्वदेशियों की वसूल करने का अधिकार प्राप्त करना बालाजी विश्वनाथ के लिए बहुत सफलता थी। उसे मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक भी कहा जाता है। ध्यान रखिए, बालाजी विश्वनाथ को मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक भी कहा जाता है। विश्वनाथ मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वितीय संस्थापक भी कहा जाता है। बालाजी विश्वनाथ को मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक भी कहा जाता है। पेशवा बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद उनके बड़े पुत्र बाजीराव को 1720 से 1740, यह आपके समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते संधि की शर्तें भी मैंने आपको बता दी थी। अब देखिए, बालाजी विश्वनाथ जिनको मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है, उनकी मृत्यु के पश्चात उनके बड़े पुत्र बाजीराव को, उसके बाद बालाजी विश्वनाथ के बाद कौन आए? बाजीराव को किसके पद पर बैठा दिया गया? पेशवा के पद पर बैठा दिया गया। 1720 से लेकर 1740 ईस्वी कब बैठाया गया? 1720 से लेकर 1740 ईस्वी पर पेशवा के पद पर नियुक्त कर दिया गया था। जब इनको पेशवा बनाया गया था, जब बेटा इनकी उम्र कितनी थी? मात्र 20 वर्ष की थी। कितनी वर्ष की थी? 20 वर्ष की इनकी उम्र थी। बेटा जब इनको बाजीराव को पेशवा बनाया गया था, जब इनकी उम्र कितनी थी? 20 वर्ष की। मुगल साम्राज्य की शोचनीय स्थिति का लाभ उठाकर वह उस पर अधिक से अधिक उसके प्रदेशों को छीनना चाहे, और मुगल साम्राज्य की स्थिति बहुत दयनीय थी। तो इसका लाभ उठाकर वो अधिक से अधिक जो प्रदेश थे, उन प्रदेशों पर अपना अधिकार करना चाहते थे। क्या करना चाहते थे? अधिकार करना चाहते थे। और अपनी तर्कपूर्ण व्याख्या के द्वारा उन्होंने यह कहते हुए साहू का समर्थन हासिल कर लिया कि हमारे लिए यही समय कि विदेशियों को देश से बाहर निकालकर कीर्ति प्राप्त कर ली। हमें सूखे हुए वृक्ष की जड़ों पर प्रहार करना चाहिए, शाखाएं तो अपने आप ले जाएंगे। उन्होंने साहू को यह कहते हुए लगा लिया कि अब हमारे पास समय कि हमको विदेशियों को निकाल देना चाहिए। सूखे हुए वृक्ष के तनाव पर हमको इस तरीके से बार करनी चाहिए, तने पर बार करना चाहिए कि उसकी शाखाएं तो ऑटोमेटिक अपने आप ही गिर पड़ेंगी और फलस्वरूप। और फिर उसके उपरांत में साहू ने कहा पेशवाओं की कि तुम मराठा पताका को हिमालय की चोटी पर फहरा दोगे। आगे साहू ने उसके प्रति उत्तर में दिया है बाजीराव के ने कि आप जो मराठा पताका है उसको आप हिमालय की चोटी तक फहरा दोगे। तो फलस्वरूप में यह वास्तव में, और आगे कहा है आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। कौन है आप? योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं, यानी कि आप बालाजी विश्वनाथ के पुत्र हैं, यानी बालाजी विश्वनाथ के पुत्र हैं। और पुत्र कौन है? बाजीराव।
ठीक है। अपनी नीति के अनुसार बाजीराव ने नर्मदा को पार कर 1724 में मालवा जीत लिया। शाही सेना में मौजूद जयपुर के शासक सवाई जय सिंह मराठों के प्रति सहानुभूति रखने के कारण ही पेशवा के मित्र बन गए। इस कारण पेशवा को बहुत कम विरोध का सामना करना पड़ा। सवाई जय सिंह जो थे वो मराठों से सहानुभूति रखते थे और फलस्वरूप मराठों के मित्र थे, जिसके फलस्वरूप में पेशवा को विरोध का तो सामना बेटा करना ही नहीं पड़ा। पेशवाओं को सबसे जटिल समस्या उनके सामने मुगल साम्राज्य की सबसे शक्तिशाली सरकार निजामुल मुल्क के साथ संबंधों को व्यवस्थित करने में करना पड़ा। निजामुल मुल्क मुगल साम्राज्य का सबसे, अगर देखा जाए तो मजबूत व्यक्ति था, उसके साथ में संबंध बनाना पेशवाओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती भी थी और उनके साथ में संबंध व्यवस्थित करना वो महत्वपूर्ण कार्य था। निजाम स्वयं दक्कन में न्यायोचित शासन करना चाहता था। इस क्षेत्र में मराठों का अभियान के कारण उन्हें सबसे बड़ा अपना शत्रु समझने लगा। और देखिए निजाम के सामने, निजाम दक्षिण में शासन करना चाहता है, स्वतंत्र शासन करना चाहता है, लेकिन वो मराठों को अपना सबसे बड़ा क्या मानता है बेटा, शत्रु मानता है। और मराठों को जो अपना शत्रु समझ लेता है। इस कारण 1719 में एक संधि, 19 ईस्वी की संधि का उल्लंघन करना प्रारंभ कर दिया। साउथ के स्थान पर उसके विरोधी संभाजी को मराठा साम्राज्य का मुखिया के रूप में मान्यता दी गई। मार्च 1728 को औरंगाबाद के बाद पालखेड़ा नामक के स्थान पर पेशवा ने निजाम की सेनाओं को पराजित कर दिया और मुंशी सिर्फ गांव की संधि करने पर तैयार कर दिया, यानी कि मुंशी सिर्फ गांव की संधि उनको करनी पड़ी। मुंशी संधि करनी पड़ी, मुंशी सिर्फ गांव की संधि करनी पड़ी। मुंशी सिर्फ गांव की संधि करने के पश्चात हस्ताक्षर करने के लिए बात है। इस संधि के अनुसार निजाम ने संभाजी की सुरक्षा की जिम्मेदारी छोड़कर उन्हें पन्हाला भेजना स्वीकार कर लिया। पहली शर्त, निजाम ने संभाजी की सुरक्षा की जिम्मेदारी को छोड़कर उन्हें पन्हाला भेजना स्वीकार कर लिया। पहली मुंशी गांव की संधि की शर्त। दूसरी, छीने गए मराठा प्रदेश और मराठा कैदियों को छोड़ देने का निर्णय लिया। निजाम ने कहा जो छीने हुए मराठा प्रदेश है और मराठा जो कैदी हैं उनको छोड़ दिया जाएगा। दूसरी शर्त इसके अंदर ये थी कि 1719 की संधि के अनुसार साहू के चोर तथा स्वदेशमुखी वसूलने के अधिकार को मान लिया गया। जो 1719 में जो संधि हुई है उसके अनुसार साहू को चौथ और स्वदेशमुखी वसूल करने का उसको क्या होगा बेटा, अधिकार होगा। इस चीज को भी स्वीकार कर लिया गया। कुछ समय बाद चौथ और स्वदेशमुखी के बदले में पेशवा ने प्रतिज्ञा कर ली कि वह निजाम के प्रदेशों पर आक्रमण नहीं करेगा। निजाम ने मराठा के उत्तरी भारत पर आक्रमण में तटस्थ रहना स्वीकार किया। अब पेशवा ने उत्तर भारत पर अपना ध्यान केंद्रित किए हुए था। 1728 में मालवा और बुंदेलखंड के मुगल प्रदेशों पर अधिकार कर लिया गया। मार्च 1737 ईस्वी में मुगल अवध के सूबेदार सादत खान ने मराठा सेनापति मल्हारराव होलकर को पराजित किया और विजय की नींद मारते हुए दिल्ली की सूचना पहुंचाई कि मराठों को चंबल पार खदेड़ दिया गया। और उसने क्या किया, उसकी नींद मारते हुए उसने खबर पहुंचा दी कि उसने मराठों को तो कहाँ भेज दिया है, चंबल पार भेज दिया। जब इसकी खबर बाजीराव ने इस विजय का खंडन करते हुए 14 दिन का सफर मात्र बेटा कितने दिन में पूरा कर लिया, 2 दिन के अंदर इस सफर को पूरा कर लिया। बाजीराव ने 14 दिन के सफर को जब 2 दिन का पूरा कर लिया और इस पर आक्रमण पर भयभीत मुगल सम्राट को बाजीराव का संदेश भेजा कि इस अभियान का उद्देश्य कुछ प्राप्त करना नहीं, सिर्फ ये दिखाना था कि अभी तक वह जिंदा है। मात्र इससे जब भयभीत हो गया मुगल साम्राज्य को पत्र भेजा तो उसने कहा कि ये अभियान का मतलब ये नहीं था, अभियान का मतलब तो ये है कि अब तक मैं जिंदा हूं। दिल्ली से लौटने के बाद पेशवा ने निजाम को पराजित कर 1738 ईस्वी में दोहराए सराय नामक स्थान पर संधि के लिए बात किया। इस संधि के अनुसार उसके संपूर्ण मालवा नर्मदा से लेकर चंबल तक के प्रदेश बाजीराव के अधिकार छोड़ दिए। 1740 में बाजीराव ने निजामुल मुल्क के द्वितीय पुत्र नासिर जंग को पराजित कर मुंशी सिर्फ गांव की संधि पर हस्ताक्षर के लिए बात कर दिया। इसके अनुसार नासिर जंग ने हालिया तथा खड़गांव के जिले मराठों को सौंप दिया। 8 मई 1740 को नर्मदा नदी के किनारे रावण नामक स्थान पर अचानक बाजीराव की क्या हुई, मृत्यु हो गई। कहाँ हो गई, 1740 में।
कब हुई? 1740 के अंदर, 8 मई 1740 के अंदर, 8 मई 1740 में नर्मदा नदी के किनारे पर रावण नामक स्थान पर अचानक किसकी हो गई? पेशवा बाजीराव की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और बाजीराव की मृत्यु के बाद में अगर देखा जाए तो मराठा साम्राज्य का जो पताकाएं जो फैल रही थी, सब जगह साम्राज्य का विस्तार जो चल रहा था, वो धीरे धीरे खत्म होता हुआ चला गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बेटा हमने चौथे पार्ट के अंदर विभिन्न शासकों के बारे में पढ़ा, मराठा साम्राज्य के बारे में पढ़ा, मराठा पेशवाओं के बारे में पढ़ा। मुझे आशा है कि ये टॉपिक आपके समझ में आया होगा। किताब का सारा लें साथ और मेरी वीडियो को देखते हुए चलिए। आगे हम नया चैप्टर, नया टॉपिक लेकर नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। जब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। आज के लिए इतना।